नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्र गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट पर शनिवार तक मार्क्स अपलोड करने का निर्देश। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करें और छात्रों की पहचान रखें गुप्त। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी। हादसे में 2 की मौत, 31 घायल। रेलवे अधिकारी ने कहा, लोको पायलट ने एक्सीडेंट के पहले सुनी धमाके की आवाज। रेल मंत्रालय का मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। उच्च स्तरीय जांच के आदेश। रेलवे ट्रैक पर बहाली का कार्य लगभग पूर्ण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस की हुई शुरुआत। श्रीनगर में वर्चुअली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का किया उद्घाटन। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पर लिया बड़ा फैसला। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को किया रद्द। विवादों में घिरी महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत। भूमि विवाद केस में हुई कार्रवाई। भाजपा ने कहा, कानून सबके लिए समान। असम सरकार ने 31 मार्च 2027 तक सीएनजी पर वैट की दरों को किया कम। वर्तमान दर 14.5% से घटाकर 5% करने को दी मंजूरी। राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कैबिनेट ने दी इसे मंजूरी। और श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय वनडे और टी20 टीम का ऐलान। रोहित शर्मा को वनडे और सूर्य कुमार यादव को टी20 टीम की कमान। शुभमन गिल वनडे और टी20 में होंगे उपकप्तान। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री की इन कर्मचारियों से यह पहली विस्तृत मुलाकात है। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे। चुनाव में दिन रात काम करने वाले कर्मचारियों को प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा कार्यालय में हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि पारदर्शिता के लिए वो अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी परीक्षा में सभी छात्रों को मिले अंकों को प्रकाशित करे, साथ ही छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की है। प्रधान न्यायाधीश ने इस दौरान कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण होने चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एक खास सेंटर पर एक बाहरी आदमी सेंटर पर दाखिल हुआ और पेपर का फोटो खींचकर बाहर आ गया और यह घटना सुबह 8:02 से 9:30 के बीच हुई थी। इस दौरान 7 लोगों ने पेपर सॉल्व किए और हर सॉल्वर ने 25 सवालों के जवाब तैयार किए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह बात तो साफ है कि पटना और हजारीबाग में पेपर के सवाल पहले स्टूडेंट्स को मिले हैं। इस बीच सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। इन छात्रों में चंदन सिंह,
कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन शामिल हैं। इनमें 3 छात्र चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। चारों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है। चारों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्य से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा गोंडा में जिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। वहीं लोको पायलट के मुताबिक हादसे से पहले उन्होंने धमाके की आवाज सुनी थी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल बचाव और राहत कार्य जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रेलवे ने हादसे पर सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घायलों को मनकापुर और गोंडा के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने हादसे में मृतकों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस हादसे के बाद डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल रेक की व्यवस्था की गई। स्पेशल ट्रेन मनकापुर से डिब्रूगढ़ तक यात्रियों को लेकर जाएगी। सभी यात्रियों को घटनास्थल से बस द्वारा मनकापुर पहुंचाया गया है। वहीं साइट पर रेस्टोरेशन का कार्य शुरू हो गया है। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लखनऊ के लिए नंबर है 8957 409292 और गोंडा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8957 400965। इसके साथ ही रेलवे की ओर से कमर्शियल कंट्रोल नंबर 9957 555984, फुरकेटिंग के लिए नंबर 9957 555966, मरियानी के लिए 6001882410, सिमलगुरी के लिए 8789543798, तिनसुकिया के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 9957 555959 और डिब्रूगढ़ के लिए 9957 555960 है। और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए 3 सूत्रीय रणनीति बनाई है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर एक पुस्तिका भी जारी की। बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना है। ड्रग के खिलाफ जंग के मेरे साथीदार, आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कामयाबी पाई है और इसे एक अभियान का रूप दे दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अभी भी मादक पदार्थों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सच अर्थ में लड़ाई अब शुरू हो रही है और ये लड़ाई में जब तक 35 के नीचे का हर देश का नागरिक लड़ाई लड़ने का संकल्प करे और 35 की ऊपर का हर नागरिक लड़ाई का मार्गदर्शन करने का संकल्प जब तक न करे, इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। गृह मंत्रालय ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए 3 सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसके माध्यम से संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच व्यापक समन्वय और जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है। 35 साल से कम उम्र के बच्चे इस लड़ाई में साथ दें और 35 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे इस बात की चिंता करें कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है। 2047 में नशा मुक्त भारत के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ऐसा समन्वय हो ताकि इस देश से नशे के कारोबार पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन योगेश के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। असम सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम रिपीलिंग बिल 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूँ। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो जितना सर्वे आया है, इसमें बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड देखा गया है कि असम में चाइल्ड मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम खत्म करने का फैसला किया। असम में बाल विवाह पर और अधिक अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। इस विधेयक को यूसीसी के कार्यान्वयन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब असम में मुस्लिम विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी। राज्य में 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार को भी हटा दिया गया है। असम कैबिनेट की ओर से मंजूर असम रिपीलिंग अधिनियम को अब असम विधानसभा के अगले मॉनसून सत्र में रखा जाएगा। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन उस दौरान इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़के और लड़की की उम्र क्या है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट साल 1935 में लाया गया था। इसमें मुसलमानों के निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। साल 2010 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया। विवादों में घिरी महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले मनोरमा खेडकर की एक किसान को रिवॉल्वर से धमकाते हुए तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने मनोरमा से पूछताछ की और आज सुबह एक होटल से उन्हें हिरासत में लिया था।
विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों उनकी मां मनोरमा भी तब विवादों में आई थी जब उनके हाथ में पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद पूजा के माता पिता फरार हो गए थे। मनोरमा की तलाश कई जिलों में की जा रही थी। फाइनली पूजा की मां को रायगढ़ के पास महाड़ से हिरासत में लिया गया है, जहां वह एक होटल में रुकी हुई थी। उन्हें हमने सुबह में महाड़ से डिटेन किया है। शी इज ऑन हर वे और अब उनसे इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए समान है। कानून के सामने कोई भी हो, चाहे वो आईएएस अफसर हो, उसके परिवार वाले लोग हो या नेता अभिनेता कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है। महाराष्ट्र की भूमि में हम किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां तक पूजा खेड़कर की बात है, उस पर भी केंद्र सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से तफ्तीश जारी है। बता दें कि पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की गिरफ्तारी हाल ही में सामने आए एक वायरल वीडियो के कारण हुई है, जिसमें उन्हें पुणे जिले के मुलशी गांव में जमीन विवाद को लेकर स्थानीय किसानों से झगड़ा करते हुए पिस्तौल लहराते हुए दिखाया गया है। मां के अलावा पूजा खेड़कर के रिटायर्ड पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले हैं। पूजा के पिता साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में हुए कथित घोटाले को लेकर भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं ईडी और सीबीआई द्वारा मामले की जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में कथित तौर पर 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ। एसआईटी द्वारा इसकी जांच की जा रही है। So avoiding the death note points, whichever wants, that only telling. Main person, accused person is the minister, ex-minister, and the one MLA, Daggal. So he is not mentioning his name. So because the record in the assembly, CM statement record has to go to the assembly record, but he is avoiding. But he fear. About yesterday, ED given a press note. This money gone to Ballari election, MP election for the liquor purchase and distribution of the money. Directly they given the press note. So means this government have no right to sit in the assembly. You have to resign. CM has to resign. CBI inquiry must be immediately. The government have to give the CBI inquiry. That is our demand. राष्ट्रपति भवन पर प्रकाशित प्रकाशन विभाग की पुस्तक कहानी राष्ट्रपति भवन की का आज लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच के भाषणों और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी कहानियों को लिखा गया है। इस पुस्तक को प्रकाशन विभाग ने खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा है। पुस्तक का विमोचन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 4 पुस्तकों का राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 4 पुस्तकों का ई-बुक संस्करण भी लॉन्च किया है। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पुस्तक की एक प्रति राष्ट्रपति जी को भेंट की गई। लोकार्पण समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जारी की गई पुस्तकें भारतीय गणतंत्र के प्रतीक राष्ट्रपति भवन की विरासत का एक समृद्ध चित्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व भाषणों का संकलन हमारे लोकतंत्र और संपूर्ण समाज के लिए अमूल्य निधि है। ये संकलन महिलाओं,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वंचित वर्गों, किसानों, सशस्त्र बलों और युवाओं सहित सभी देशवासियों के प्रति राष्ट्रपति मुर्मू की करुणा की एक प्रभावी अभिव्यक्ति है। इस पुस्तक के कवर पर चित्र और शीर्षक हमारे लोकतंत्र की कहानी को दर्शाते हैं। राष्ट्रपति महोदया के प्रमुख भाषणों का संकलन हमारे लोकतंत्र और पूरे समाज का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इस संकलन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य वंचित वर्गों, किसानों, सेना के जवानों एवं युवाओं सहित सभी देशवासियों के प्रति राष्ट्रपति महोदया की संवेदनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति झलकती है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर अंकित चित्र और शीर्षक आशाओं की उड़ान में हमारे लोकतंत्र की गौरव गाथा दिखाई देती है। उड़ीसा के एक सुदूर भाग में रहने वाले एक साधारण जनजाति परिवार की बेटी अनगिनत सीमाओं को पार करते हुए भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शोभा बढ़ाती है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग को बधाई दी है और जनहित के विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से पुस्तकें प्रकाशित करने का श्रेय भी दिया। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रपति के विचारों का सबसे प्रामाणिक संकलन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान संग्रह के रूप में काम करेगी। The first book compiles 75 selected speeches from the speeches delivered by the Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji on various occasions during the first year of her tenure from July 2022 to July 2023. The second is an art book focused on Rashtrapati Bhavan. This pictorial book focuses on the unique architecture of Rashtrapati Bhavan, rich heritage, importance of different buildings, features of enchanting gardens, as well as providing glimpse into the life and times of 14 former presidents. विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान खंड एक पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के पहले वर्ष यानी जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण शामिल हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 75 भाषण शामिल किए गए हैं, जिन्हें 11 खंडों में विभाजित किया गया है। इसी तरह राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेसिडेंट पुस्तक में राष्ट्रपति भवन के हर कोने को तस्वीरों के माध्यम से जीवंत बना दिया गया है। पुस्तक पाठकों को राष्ट्रपति भवन के भीतर अशोका हॉल, दरबार हॉल, अमृत उद्यान, पुस्तकालय, ड्राइंग रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल राष्ट्रपति के अध्ययन को दर्शाती हैं। कहानी राष्ट्रपति भवन की इस पुस्तक में बच्चों के लिए राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन से संबंधित जानकारियां शामिल हैं। 3 अध्यायों में विभाजित हमारे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन के मुख्य आकर्षण और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर, ये पुस्तकें राष्ट्रपति भवन के करीब 100 वर्षों के इतिहास को सरल शब्दों में प्रस्तुत करती हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में 2 सप्ताह तक चलने वाले जन संवर्धन पर्व का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। सरकार के पहले 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत दिल्ली हाट में देश भर के सैकड़ों कारीगरों को सम्मानित करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंत्रालय की ओर से स्वीकृति राशि का वितरण भी किया गया। इसके अलावा मंत्रालय और विभिन्न हितधारकों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए ताकि देश भर में हजारों हाशिए पर पड़े कारीगरों और छोटे व्यापारियों को रोजगार और लाभ देकर अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए मंत्रालय की नीतियों को मजबूत किया जा सके। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे अच्छा लगा कि इतने लोग भारत के अलग अलग जगह से लोग आए हैं और यहाँ अपना हुनर, अपना जो आइटम्स है, या दिल्ली हाट में 10 दिन का ये पर्व है और यहाँ सबको एक अच्छा मौका मिला और लोग बहुत उत्साहित भी है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है काम करने का, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को हम पूरी तरह एकजुट में, जैसे हमारे बाकी लोग हैं, सब एक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मौका हर एक को मिलना चाहिए, इस सोच के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन के लिए स्पार्क और प्रेज पुरस्कारों का वितरण किया। देखिए ये रिपोर्ट।
देश में दीनदयाल अंत्योदय योजना और पीएम स्वनिधि योजना से न सिर्फ शहरों में लोग नए नए कौशल सीख रहे हैं, बल्कि सस्ती और आसान दरों पर ऋण पाकर अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की इन दो योजनाओं ने न सिर्फ शहरी समाज में बड़ा सकारात्मक बदलाव किया है, बल्कि लोगों को मुख्यधारा से भी जोड़ने का काम किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना और पीएम स्वनिधि योजनाओं के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए स्पार्क और प्रेस पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसी तरह अलग अलग श्रेणियों में देश के कई अन्य राज्यों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, पुरस्कारों के वितरण का लक्ष्य देश में सकारात्मक बदलाव लाना है। अभी प्राइज देने का मतलब ये नहीं है कि अब प्राइज मिल गया तो आगे काम करना नहीं है, आगे भी हमको वो गति बना के रखनी है। हो सकता है इस कंपटीशन में अगली बार हमारे से आगे कोई और निकल जाए, उसकी चिंता मत करना। हम केवल प्राइज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे एक वर्ग की सहायता के लिए काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है जीवन में, जो नीडी है, जिसका जीवन यापन इस छोटे छोटे काम के कारण से और उसका जीवन यापन पूरा होना है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो सकेगा। हम सब चाहते हैं कि यह देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। ये तब बढ़ेगा जब समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होगा। शासन की योजना समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा और पहुंचाने वाले यहाँ पर सभी बैठे हमारे अधिकारीगण, हमारे सबके सभी कर्मचारीगण, हम सब मिलकर के ये काम करेंगे। वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना और पीएम स्वनिधि योजना ने देश में लोगों की जिंदगी बदली है। उन्होंने कहा कि अब देश में महिलाओं के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। G20 के दौरान भारत ने अपनी तरफ से नई बात रखी, शुड बी वीमेन लेड डेवलपमेंट, और उस तरफ बढ़ते हुए 90 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप, 90 लाख से ज़्यादा लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं, जिनका एम्पावरमेंट हो रहा है। 38 लाख से ज़्यादा रोजगार सृजित हुए हैं जो इस DNULM के, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने आम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव किए हैं। पीएम मोदी की जिन योजनाओं का जमीन पर असर देखने को मिल रहा है, उनमें दीनदयाल अंत्योदय योजना और पीएम स्वनिधि योजना अग्रणी हैं। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल अक्टूबर में होने वाली इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम लॉन्च किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में संचार मंत्री ने IMC 2024 ऐप और वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस मौके पर संचार मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में संचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने बहुत प्रगति की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तकनीक और संचार लोगों को आज अवसरों का एक बड़ा मंच प्रदान कर रहे हैं। It is technology that will bridge multiple divides in our country. It is technology and communications that will provide a platform of opportunities to every single citizen across the length and breadth of our country. It is communications and networks that will bring together people from the first village of India to people in the central villages of India. ओखला के NSIC सेंटर में NSIC और ड्रोन डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। मौके पर मौजूद केंद्रीय लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मामलों के मंत्री जीतन राम मांझी ने NSIC के क्रेडिट फैसिलिटेशन सेंटर और ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्रालय के राज्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में करीब 6 करोड़ MSME संस्थान हैं, जहां करीब 12 लोग कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि
एमएसएमई सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए मंत्रालय के साथ बैंकों को भी युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। युवा उद्यमी ने केवल रोजगार सृजन करेंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी मददगार होंगे। सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है और युवा अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, रोज़गार दे सकते हैं। और रोज़गार के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के उपरांत उनको बैंक से लोन देना है। बैंक से लोन कैसे हो फैसिलिटेट करना है, उनको सब्सिडी देना है। इसी बात पर तो चर्चा हमने किया और इस ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एमएसएमई है जो, और फिर ये जो हम आपको NSIC संस्था है, इसके माध्यम से हम लोग सब करेंगे। आपको बता दें कि एमएसएमई सेक्टर में 12 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो काम कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। असम सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने सीएनजी पर वैट में भारी कटौती की है। राज्य सरकार ने सीएनजी पर वैट को 14.5% से घटाकर 5% करने की मंजूरी दी है। ये फैसला 31 मार्च 2027 तक के लिए लिया गया है। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल की बैठक में और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। असम सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने सीएनजी पर वैट में भारी कटौती की है। राज्य सरकार ने सीएनजी पर वैट को 14.5% से घटाकर 5% करने को मंजूरी दी है। ये फैसला 31 मार्च 2027 तक के लिए लिया गया है। और वहीं इस साल के कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार सभी होटल ढाबों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने होटल के बाहर अपने नाम मोटे अक्षरों में अंकित करें ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। देखिए उत्तर प्रदेश से विकास सिंह की एक खास रिपोर्ट। सावन का महीना आ रहा है और अब दिखेंगे हमें कांवड़ यात्री। कांवड़ यात्रा लेकर दूर दूर से ये कांवड़ यात्री आते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है ताकि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल ढाबे ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कांवड़ यात्रा अब से कुछ दिनों बाद 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रशासन सड़कों की मरम्मत और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए 72 घंटों के अंदर गड्ढों को भरने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि हर वर्ष 10 से 15% कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है। वहीं सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस बार हमने सभी रोड्स की व्यवस्था, सभी जगह पेयजल, सभी जगह लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और शिविरों के जो भी लगाएंगे आयोजक और शिविर जो लगाएंगे उनके साथ बैठक हम लोगों ने कर ली है। उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है कि स्मूथली उनको परमिशंस मिल जाएं। विद्युत सुरक्षा सभी शिविरों को और सभी जगह को चेक कर रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए भी बोला गया है कि जब भी शिविर लग जाए तो उनकी भी प्रॉपरली खाने की क्वालिटी और सब देखें। प्लास्टिक फ्री रखने के लिए कांवड़ यात्रा को सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे। और इसके अलावा
सिक्योरिटी को देखते हुए सभी जगह पे जोन्स और सेक्टर में डिवाइड किया गया है। मजिस्ट्रेट्स और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भक्ति भाव का एक अलग ही रंग दिखता है और इस रंग में भोलेनाथ की भक्ति में कोई खलल न पैदा कर सके, इसके लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। और साथ ही साथ कांवड़ियों से भी कहा है कि जो मानक तय किए गए हैं उसी के आकार के डीजे बनाए जाए, उसी के आकार की कांवड़ निकाली जाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इसके लिए तमाम सारे विभाग मुस्तैद रहे, जिला प्रशासन मुस्तैद रहे। जिन जिन जगहों से कांवड़ यात्री निकलते हैं उनको भोले की भक्ति में कोई असुविधा ना हो। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और सावन शुरू होने से पहले ही भोले शंकर की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने कहा कि रास्ते में कई जगह ठंडे पानी और ORS घोल की व्यवस्था की गई है। धूप से बचाव के लिए शेड लगाए गए हैं। कांवड़ियों के ठहरने और खान पान का जिम्मा स्वयंसेवी संस्थाओं ने लिया है। कांवड़ यात्रा वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी काशी में ठीक संख्या में आती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जो परंपरा रही है, कांवड़ मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करता है। कांवड़िये जो होते हैं वो भी यहाँ पर जलाभिषेक के लिए लाइन में लगकर और पंक्तिबद्ध होकर अपना, जैसे हमारे बाकी दर्शनार्थी करते हैं, महादेव का अभिषेक और दर्शन उस प्रकार से कर सकेंगे। उसके लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। शीतल जल की व्यवस्था, ORS घोल की व्यवस्था, ठंडा लोगों को शीतल हवा मिल सके इसके लिए कूलर्स की व्यवस्था, ये एंड टू एंड पूरे धाम में सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त काशीवासी और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो विभिन्न स्थानों पर काशी के कांवड़ियों की सेवा शुश्रूषा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके जो है अन्य प्रकार के सत्कार के लिए उचित व्यवस्था करते हैं। GT रोड पर भी पारंपरिक रूप से एक तरफ का रास्ता पूरी तरह कांवड़ियों के लिए ब्लॉक करके रोक कर रखा जाता है। प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 को लेकर आज मंडल आयुक्त कार्यालय गांधी सभागार में 13 अखाड़ों के साधु संतों की बैठक हुई। बैठक में महाकुंभ के साधु संतों के शिविरों की उत्तम व्यवस्था, गंगा के निर्मल जल, संगम क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त जोन, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम पथ, कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के लिए सुरक्षित रास्ते और हाथरस में भगदड़ की दृष्टिगत सभी संतों ने मंथन किया। ये तमाम मामले कुंभ मेलाधिकारी के अलावा DM, कमिश्नर और ADG की मौजूदगी में प्रमुखता से उठाए गए। साधु संतों ने खासतौर पर फर्जी बाबाओं को रोकने के उपायों पर भी बात की। साधु संतों ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के आई कार्ड उनकी संस्थाओं द्वारा बनाए जाएं और इस तरह फर्जी बाबाओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। बैठक में सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और RAF जैसी पुलिस की तैनाती पर जोर दिया गया। शाही स्नान और पेशवाई के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त पर भी चर्चा की गई। महाकुंभ 2025 के प्रबंधन के संबंध में अखाड़ों के साथ आज बैठक हुई। ये जो नियमित बैठकें हैं उसके क्रम में हुई है। इसमें हमारे सारे भारत सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, हमारे मंडलायुक्त साहब, हमारे पुलिस आयुक्त साहब, हमारे IG रेंज प्रयागराज परिक्षेत्र साहब, हमारे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद साहब और हमारे मेला पुलिस अधिकारी और DIG साहबान, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। अखाड़ा परिषद की तरफ से सभी अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी अपनी बिंदु उठाई। उसमें सर्वप्रथम बिंदु ये भी था कि प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में उनकी सारी बातों को हमने नोट किया और इसके साथ साथ उन इस पर बहुत जोर दिया गया कि इस बार जो है मेला का जो प्रबंधन हो वो पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री रहे। कुंभ मेले से पूर्व ये दूसरी बैठक है जो कि प्रशासन के साथ सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि यहाँ आए और इस बैठक में भाग लिया है। तो कुंभ मेला कैसे बेहतर ढंग से संपन्न हो, क्योंकि यह एक विश्व का सबसे बड़ा एक पर्व है जो कि भारतीय सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो ये कैसे सौहार्दपूर्ण तरीके से और बेहतर ढंग से संपन्न हो, इसके लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या क्या हम आपस में एक दूसरे सबका सहयोग कर सकते हैं, तो उन्हीं सब विषयों पर चर्चा कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ किसी भी पॉलीथीन आदि का उपयोग ना हो और प्रशासन भी इसका ध्यान रखे कि कुंभ को पॉलीथीन मुक्त किया जाए ताकि गंगा आदि जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं वो सब साफ रहें और जो गंगा जी में आने वाले जो नाले हैं उनमें जो पड़ने वाला जो पानी है वो ट्रीटमेंट होकर के बेहतर ढंग से उसको साफ करके प्यूरिफाई करके तभी डाला जाए। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC, नेटफ्लिक्स इंडिया और पर्ल अकेडमी ने वॉइस ओवर कलाकारों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए समझौता किया। इस कार्यक्रम को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया और पर्ल अकेडमी के साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत शीर्ष प्रतिभागियों को नेटफ्लिक्स के विशेष प्रोजेक्ट
आज़ादी की अमृत कहानियों में योगदान देने के लिए चुना जाएगा, जहां वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रेरक कहानियों के लिए अपनी आवाज देंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीती रात हुई नक्सली घटना में शहीद जवानों को सुरक्षा बलों ने पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शहीद जवानों को उनके पैतृक निवास स्थान के लिए रवाना किया गया। और उनके पार्थिव देह को बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा घात लगाकर किए गए आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के 6 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से इलाज के दौरान 2 जवान शहीद हो गए थे। के दौरान कल रात को मूवमेंट के दौरान एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, उसमें हमारा 6 एसटीएफ जवान घायल हुए थे। उनमें से 2 जवान का गंभीर चोट आने के कारण से उन्हें उधर ही शहादत हो गए थे। उसमें जिला नारायणपुर का रहने वाला सत्य सिंह और जिला रायपुर का रहने वाला एसटीएफ जवान भरतलाल, उन दोनों का शहादत हो गई। अन्य जो 4 एसटीएफ जवान जो घायल हो गए थे उन्हें बीजापुर में प्राथमिक उपचार के पश्चात अभी भाई एयरलिफ्ट करके उन्हें रायपुर एडमिट किए गए थे। उन 4 जवान का भी स्थिति खतरा से बाहर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने कांग्रेस विधायक और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रावदान सिंह के घर पर छापा मारा है। ईडी की टीम रावदान सिंह के भाई राव राजकुमार के घर और रेवाड़ी रोड स्थित फार्म हाउस पर भी पहुंची। राव राजकुमार को ऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने 1392 करोड़ के बैंक घोटाले के केस में 5 शहरों में 15 ठिकानों पर दबिश दी है। गुरुग्राम की टीम रावदान सिंह, मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के अक्षत सिंह, प्रमोटर मोहिंदर अग्रवाल और गौरव अग्रवाल के दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ समेत 15 जगहों पर टीम डॉक्यूमेंट खंगाले। गौरतलब है कि 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में गए थे। यहां उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा था कि मैं एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री 19 और 20 जुलाई को भूटान की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यात्रा के दौरान विदेश सचिव भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विक्रम मिश्री भूटान के प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विक्रम मिश्री भूटान के विदेश सचिव और शाही सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। दोनों विदेश सचिव भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता योजना वार्ता की सह अध्यक्षता भी करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में नीति आयोग ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के दायरे और वैश्विक चुनौतियों के बारे में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत कैसे वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है। नीति आयोग ने अपने इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 2030 तक 500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग ने कहा है कि इससे तकरीबन 60 लाख रोजगार सृजित होंगे। The focus here is powering India's participation in global value chains, and my understanding of the various diagrams that were presented in the report is that those are the returns to extreme specialization, with specialization providing competitive advantage. And for that, you focus on certain stages and make it very easy for components to cross borders, which means actions on logistics, actions on trade, etc. expands as a consequence of the scale of your production. So that to me is the new game that India needs to enter into. The goal of our country is to make India a major manufacturing nation. Make in India is a point that the Prime Minister has been making now for almost 10 years. He's been pushing that on multiple fronts. A lot of policies have been put in place to support manufacturing in the country. The last and the biggest of them, of course, being the
PLI scheme, to which 2 lakh crores have been committed. The impact of all that is visible. You have heard the story of mobile phones from almost negligible production. I mean, currently about 15 or 20% of Apple's production is now actually happening in India, and India has actually taken a big step forward as that is concerned. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत झारखंड के गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। बिशुनपुर में आयोजित कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकास का भारतीय नजरिया भी कार्यकर्ताओं से साझा किया। विकास भारती कहने के बाद विकास की कल्पना स्पष्ट हो जाती है। भारत के तरीके से विकास, भारत के तरीके से विकास है, यानी एक साथ समग्र विकास। तो एक तरफ विकास भारती के काम से जिनका विकास कर रहे हैं उनका कल्याण होगा, दूसरी तरफ विकास भारती के कार्यकर्ताओं को देखता है देश, तो देश का मनोबल आत्मबल बढ़ेगा। तो दोनों तरफ एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसमें घाटा किसी का नहीं, इसमें सबका लाभ है। और यह काम हम ही रखकर हमको दुनिया के सिरमौर लोगों में एक बना, स्वभाव को कायम रखकर हमको नया कलेवर समय के अनुसार देते रहना, असली विकास हमारा इसमें से होते रहना। विकास भारती और कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए आरएसएस के सरसंघ चालक ने कहा कि हम आपको देखकर धन्य हो जाते हैं और गर्व से कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना काल के बाद विश्व को एहसास हो चुका है कि भारत का स्वभाव अपनाकर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया ये जान गई है कि रास्ता अब भारत के पास है। हमने सब प्रयोग 2000 साल में कर लिए, उससे सुख नहीं मिलता, उससे शांति नहीं स्थापित होगी। वो तो भारत का परंपरागत तरीका है, वही है। तो जैसे मैंने कहा कि शहर में प्रभाव जिसका है वो आपको चाहिए और आपका जो स्वभाव है वो शहर वालों को चाहिए। वैसे दुनिया में जिसका प्रभाव है वो भारत को चाहिए और भारत का स्वभाव दुनिया को चाहिए। तो अपने काम से हम पूर्ण बनेंगे, सबको पूर्ण बनाएंगे, ये संकल्प लेकर हमारा ये जो काम चल रहा है उसको आप जारी रखिए। हम सब लोग साथ हैं, कहीं भी हो, अपने अपने जगह एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए सदा तत्पर है। राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य द्वारा नई दिल्ली स्थित द अशोक होटल में सुशासन संवाद छत्तीसगढ़ का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें राज्य के विकास और प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा हुई। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। पांचजन्य सुशासन संवाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरी ईमानदारी एवं बेबाकी से राज्य की विकास गति से जुड़े पहलुओं को सामने रखा। छत्तीसगढ़ को सिर्फ नक्सलवाद की समस्या के रूप में जानने और देखने वालों के सामने प्रदेश की माटी में छिपी असीमित खनिज संपदा, पर्यटन विकास की बेहिसाब संभावनाओं के साथ हर क्षेत्र में निवेश की तस्वीर दिखाई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम करेगा 18 लाख गरीब लोग जो पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनके आवास की स्वीकृति देने का काम करेगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का वादा था। तो 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर उसी दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की स्वीकृति दी। नक्सलवाद सिर्फ बंदूक से खत्म नहीं हो सकता है, ये बेहतर हम सब समझते हैं। और इसलिए सारे बिंदुओं पर जिन्होंने सरेंडर कर रखा है, जो सरेंडर करने वाले हैं, जो नक्सल पीड़ित हैं, जो नौजवान नक्सल बन जाते हैं और जो फोर्स उन पर काम, ये सब सारी बातों पर एक साथ काम करना है।
छत्तीसगढ़ को ज़रा हम करीब से देखें, उसके लिए बहुत सारे, अगर हम कहें तो कभी उसे धान का कटोरा कहा जाता है, कभी नया राज्य कहा जाता है, कभी हल्के राज्यों में गिना जाता है। और एक बड़ी तस्वीर, ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ का नाम दर्द देने वाली, टीसती हुई खबरों के साथ आता है। तो क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ वैसा ही है कि जो उसके साथ 36 प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, क्या छत्तीसगढ़ वास्तव में वैसा ही है? आर्मेनियाई सैनिकों को अमेरिका के साथ चल रहे संयुक्त अभ्यास के दौरान भारत निर्मित थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर हेलमेट पहने देखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में आर्मेनियाई सैनिकों को थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर हेलमेट पहने दिखाया गया है, जिसे बेंगलुरु स्थित भारतीय रक्षा सामग्री निर्माता फर्म टोनबो इमेजिंग ने तैयार किया है। यह हेलमेट उन कई रक्षा संबंधी उपकरणों में से हैं जिन्हें आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ युद्ध में हारने के बाद अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत से खरीदा है। भारतीय सेना ने 2021 में आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में टोनबो इमेजिंग से अन्य रक्षा सामग्री के अलावा संयोग से यह हेलमेट खरीदे थे। यह हेलमेट भारत के अलावा इजराइल और फ्रांस सहित कई विशेष बलों के उपयोग में है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान विशेष बलों के कर्मियों ने इस हेलमेट का इस्तेमाल किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने 1 दशक पहले नाटो के साथ संयुक्त अभ्यास के दौरान इस कंपनी की खोज की थी। अमेरिकी सेना ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी जिनमें टोनबो सिस्टम लगे थे। तब सेना को एहसास हुआ कि भारत में भी ऐसे सिस्टम उपलब्ध हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें कोई टीका नहीं मिला, उनकी संख्या अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिसेफ की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि यूनिसेफ की हाल ही में आई रिपोर्ट देश के टीकाकरण डेटा की अधूरी तस्वीर पेश करती है, क्योंकि रिपोर्ट में तुलनात्मक रूप से देशों के जनसंख्या आधार और टीकाकरण कवरेज को ध्यान में नहीं रखा गया है। बात भारत की करें तो देश में सभी एंटीजन के लिए प्रतिशत कवरेज वैश्विक औसत से अधिक है। ज्यादातर एंटीजन के लिए कवरेज 90% से अधिक है। वहीं बात अगर दुनिया के उच्च आय वाले अन्य देशों की करें तो जर्मनी और फिनलैंड में DPT-3 की डोज 91% बच्चों को दी गई। लक्समबर्ग में MCV-2 की खुराक 90% बच्चों को दी गई। आयरलैंड में PCV-3 की डोज 83% बच्चों को दी गई। यूनाइटेड किंगडम और नॉर्थ आयरलैंड में रोटा सी की डोज 90% बच्चों को दी गई। भारत में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में शून्य खुराक वाले बच्चे देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.11% ही हैं। देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए पूरे देश में टीकाकरण करने वाले बच्चों की संख्या यहां सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 93.23% है। भारत में हर साल 1.2 करोड़ टीकाकरण सत्रों के माध्यम से 2.6 करोड़ बच्चों और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 2023 तक 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को आज फिर से खोला गया। इससे पहले 46 साल के लंबे अंतराल के बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था, जिसके बाद खजाने के द्वार 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की निरीक्षण समिति 8 घंटे के बाद मंदिर से रवाना हुई। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष और ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ ने बताया कि दोनों भीतरी भंडार की चाबियां जिलाधिकारी को दे दी गई हैं। हम 9:51 पर हमने खोला ताला को, ताला खोल के बाहर भंडार का, भीतर भंडार का ताला खोला। उसके बाद उसका जो ये अलमीरा में जो है, आज अलमीरा खुलने का प्रयत्न हुआ। एक एक करके अलमीरा का संपत्ति एक अलमीरा को ले लिया गया। जो बाहर कुछ खुला हुआ संपत्ति था, वार मटेरियल कुछ था उसमें, तो उसको सेपरेट पैकिंग करके हम लोग ने उसको भी नंबर दे के सीरियल करके सब उसको लेके जो टेम्परेरी रत्न भंडार बना है उसमें रख दिया। दुनिया की शीर्ष 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ की 2 खदानों ने अपनी जगह बनाई है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की
गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने ये इतिहास रचा है। गेवरा खदान ने दूसरा जबकि कुसमुंडा खदान ने चौथा स्थान हासिल किया है। worldatlas.com ने दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की है। दोनों खदानें साल भर में 10 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं, जो देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। इस सूची में दूसरा स्थान हासिल करने वाली गेवरा खदान 1981 में शुरू हुई थी। इसकी वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता 7 करोड़ टन है। वहीं 2023-24 में इस खदान से 5 करोड़ 90 लाख करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया गया। इस खदान में अगले 10 वर्षों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। वहीं दुनिया भर में चौथा स्थान हासिल करने वाली कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान ने वित्त वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली गेवरा के बाद भारत की ये केवल दूसरी खदान है। भारत का इलाइट डॉग स्क्वाड यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की K9 टीमें 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के अलग अलग वेन्यू पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेरिस ओलंपिक के लिए कुल 10 K9 टीमों को सुरक्षा के लिए चुना गया है। इनमें से 2 टीमें भारत की हैं। ये पहली बार है कि भारत की K9 टीमें देश से बाहर सुरक्षा प्रदान करेंगी। पुलिस डॉग स्क्वाड, जिसे K9 के रूप में जाना जाता है, एक डॉग स्क्वाड है जिसे विशेष रूप से अपराधियों को पकड़ने और एजेंसियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनमें सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली नस्लें जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलिनोइस है। भारत का पहला डॉग स्क्वाड जंगल में होने वाले अपराध को रोकने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना असम में 2011 में जैव विविधता संगठन अरण्यक के तहत की गई थी। डॉग स्क्वाड K9 में 6 बेल्जियन मोलिनोइस कुत्ते शामिल हैं। इन बेल्जियन मेलिनोइस से काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा असम में गेंडे की आबादी वाले अन्य क्षेत्र में पुलिस और वन अधिकारियों ने मदद ली है। K9 स्क्वाड का सबसे पहला डॉग जोरबा था, जो एक नर बेल्जियन मेलिनोइस डॉग था। 2011 में असम में शिकारियों को पकड़ने के लिए सबसे पहले जिस स्क्वाड की स्थापना की गई थी, जोरबा उसका पहला सदस्य था। उसने 8 साल तक स्क्वाड में काम किया, जिसमें उसने 60 शिकारियों को पकड़ने में अधिकारियों की मदद की थी। इसके बाद 2019 में जोरबा रिटायर हो गया। और बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे में जहां रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे, तो वहीं T20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल वनडे और T20 में उपकप्तान होंगे। वनडे में विराट कोहली के ब्रेक लेने की भी खबर पर पूर्ण विराम लग गया है। विराट को श्रीलंका दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। हालांकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। हार्दिक पांड्या के हाथ से उपकप्तानी छिन गई है। हार्दिक की जगह शुभमन गिल को वनडे और T20 का नया उपकप्तान बनाया गया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।